ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि आर्टिकल 60 एक्चुअली ओथ गिवन टू द प्रेसिडेंट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द CJI, ठीक है। देन उसके आगे देखते हैं तो जो हमारे यूनियन कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट्स होते हैं उसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखो 98 सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन में, 59 सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट में और 52 सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूनियन लिस्ट में, उसके बाद स्टेट में और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में। नाउ वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशन और द फेडरल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। अब उसमें और मैंने ये बताया था कि पार्ट 12 डील्स विद FPSC, दैट इज़ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो पार्ट 11 और पार्ट 12 के ही अंतर्गत आपका ये आता है 245 से 255 तक आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट होता है। 256 से 63 के बीच आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं और 264 से मेरे ख्याल से 300-A तक होता है ये, मतलब दैट इज़ द इंटायर स्ट्रेच ऑफ पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें तो 264 से 293 तक जाता है फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। Now, Central's control over a state's planning process has been termed as municipal relations. ये एक MCQ था तो मैंने लिख लिया। Central's control over the states. Central's control over the state's planning process has been termed as the municipal relations. ठीक है, right. Then the NDC or the National Development Committee and the Governors Conference are two extra constitutional, extra legal institutions for securing coordination, cooperation between the states. However, the zonal council is not extra legal, it is a legal institution. तो आपको ये याद रखना है, zonal council एक legal institution है, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस ये सब आपका फालतू का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। तो तीन चीज़ यहाँ से हमें पता चल रही है कि जोनल काउंसिल तो लीगल इंस्टीट्यूट है, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, दीज आर एक्स्ट्रा लीगल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग्स द स्टेट्स, जबकि जोनल काउंसिल लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसी तरह से इंटर स्टेट काउंसिल, ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है एंड इट वाज रियलाइज्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन के अंतर्गत ये बनाया गया था, फॉर्म्ड इन 1983, रिपोर्ट सबमिटेड इन 1988। So one of the recommendation of Sarkaria Commission was that the union should use 356 sparingly and set up a permanent interstate council, ठीक है। एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करने की मांग की गई थी सरकारिया कमीशन में, जो कि 1983 में बना था और रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में। और दूसरी चीज़ सरकारिया कमीशन की दूसरी मांग ये थी कि 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल होता है, दैट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। अच्छा, एक और चीज़ 356 के जुडिशियस और स्पेरिंग यूज़ के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में जज भी केस भी हुआ था। वो केस कौन सा था? तो वो बोमाई केस था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, फीचर्स सपोर्टिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म। अब जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की मांग रखी गई थी सरकारिया कमीशन के द्वारा, तो ये किस तरह का फीचर है? ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दर्शा रहा है। अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल का बनाते हैं तो दैट विल एक्चुअली प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म। दैन नेशनल डेवलपमेंट कमिटी, ये भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक प्रमोट करने के लिए ज़रिया है। फिर फाइनेंस कमीशन भी एक है, क्योंकि वो डेवल्यूशन करता है, मतलब खुद भी यूनियन को भी देता है पैसा और फिर वर्टिकल डेवल्यूशन से स्टेट्स को भी देता है और फिर हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एंड अमंग्स द स्टेट्स करता है, फिर ग्रांट्स वगैरह भी देता है। तो दीज बॉडीज़ को अगर हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के सांचे में डालें तो वी विल गेट टू नो दैट दे आर प्रमोटिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फाइनेंस कमीशन हो, नेशनल डेवलपमेंट कमिटी हो या इंटर स्टेट काउंसिल्स हो। उसी तरह से एक यूनिटरी जुडिशल सिस्टम है एंड ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिटरी टिल्ट लेके जो चीज़ें हैं वही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। नाउ द जोनल काउंसिल्स हैव बीन सेट अप अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। अभी मैंने बताया था कि जोनल काउंसिल्स आर लीगल इंस्टीट्यूशंस, whereas the governors conference and the national development committee
National Development Council. They are extra legal and extra constitutional bodies, whereas zonal councils are legal institutions. So they have a statute behind them, और ये है States Reorganization Act 1956. So zonal councils are not constitutional, rather statutory bodies, and there are 5 zonal councils. अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में एक सेंट्रल जोनल काउंसिल भी बन जाता है. नाउ फ्यू यूनियन टेरिटरीज अंडर जोनल काउंसिल्स आर Chandigarh, Puducherry, Delhi, Dadar, Daman and Diu. However, the northeastern states are not put under zonal councils. Their special problems are dealt under the Northeastern Council Act set up in 1971. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट पुट अंडर द जोनल काउंसिल्स. उसके लिए अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया था 1971 में. 10 मोर रीजनल या जोनल काउंसिल्स कैन बी सेट अप बाय द पार्लियामेंट्स. तो अब ये देखो, एक्ट बना के एक सेपरेट रीजनल काउंसिल बना दिया. तो ये भविष्य में भी किया जा सकता है. तो दैट मीन्स कि जोनल काउंसिल जो फ़िलहाल हमारे पास अभी 5 हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंट्रल, ये कैसे बनाए गए होंगे? ये पार्लियामेंट के लॉज के अधीन बनाए गए होंगे. तो ये पावर किसके पास है जोनल काउंसिल्स बनाने का? पार्लियामेंट के पास है. सो जोनल काउंसिल्स कैन बी सेट अप बाय द पार्लियामेंट. नाउ होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ एवरी जोनल काउंसिल. Home Minister is the chairman of every zonal council. Now these act as sub-federal links. So these zonal councils act as sub-federal links. ये keyword बहुत important है. Sub-federal links. Now 263 में लिखा है interstate councils are set up by the president. Now this is something different. Its chairman is prime minister. Chairman is prime minister and chief ministers are members. ठीक है. अब देखो how intricately the interstate council is different from the zonal council. देखो zonal council एक statutory body है, जबकि interstate council एक constitutional body है. zonal council के पीछे जो statute है, that is the State Reorganization Act 1956. zonal councils are set up by the parliament such as the north east, south west and central zonal council. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक जोनल काउंसिल नहीं बनाया गया, उसके लिए अलग से एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया था 1971 में. जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी प्रकार के जोनल काउंसिल्स का जो हेड होता है, ही इज़ होम मिनिस्टर rather than the prime minister in interstate councils, right? So home minister is the chairman of each zonal council and zonal councils act as sub-federal links. जबकि जब हम बात करते हैं interstate council की, जो कि आर्टिकल 263 में है, तो उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके मेंबर्स वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जिन स्टेट्स के लिए वो इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई है. नाउ एक ये कमेटी है 1998 में बनाई गई थी, इंद्रजीत गुप्ता. ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता नामक कमेटी है, ये 1998 में बनाए थे. इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट फंडिंग इन इलेक्शंस. स्टेट फंडिंग इन इलेक्शंस या सिर्फ इलेक्शन फंडिंग भी दो शब्द याद रखोगे तो भी पकड़ लोगे. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998. ठीक है, तो स्टेट फंडिंग इन इलेक्शंस. फिर आर्टिकल 293 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू बोरोइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. मतलब अगर स्टेट को कोई डेट लेना है तो वो इंडिया की टेरिटरी के भीतर ही ले पाएगा, एंड दैट टू बाय प्लेजिंग हिज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. तो दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 293. जबकि यूनियन को ये एक अधिकार है कि वो बाहर से भी डेट मोबिलाइज कर सकता है. ठीक है, बाहर एज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी मोबिलाइज करता सकता है, किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले सकता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के रूप में. तो वो सारी पावर्स केवल यूनियन को है, जबकि स्टेट्स को ये पावर नहीं है. स्टेट्स को इंडिया के अंदर ही लोन लेना है, इंडिया के ही एंटिटीज़ से लोन लेना है बाय प्लेजिंग देयर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 293. देन 274 टॉक्स अबाउट टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये तो मुझे पता ही है. तो अब इसमें भी एक बाल की खाल निकाल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल टैक्स, इनकम टैक्स इज़ असाइंड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय कोई XYZ लॉ लिख देंगे यहाँ पे, जो कि गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज़ असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो उसमें कोई स्टैट्यूट आएगा ही नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़े, जैसे आर्टिकल 293 पढ़ा, आर्टिकल 274 पढ़ा, आर्टिकल 263 पढ़ा, एंड द डिफरेंस बिटवीन जोनल काउंसिल एंड इंटरस्टेट काउंसिल पढ़ा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पढ़ा, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 पढ़ा, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स देखे, और बोम्मई का केस एक बार देखा. 356 शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली, दैट वाज द डिमांड ऑफ विच कमीशन. सो सरकारिया कमीशन देखा, जो कि 83 में बना, 88 में रिपोर्ट रखा, और इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और गवर्नर कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला.
और ये भी कि वो एक्स्ट्रा लीगल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और द काइंड ऑफ रिलेशन दैट द सेंटर मेंटेन्स विद द स्टेट्स प्लानिंग प्रोसेस हैज़ बीन टर्म्ड एज म्यूनिसिपल रिलेशंस। उसके बाद हमने आर्टिकल 60 से स्टार्ट किया था, दैट वाज द ओथ एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट इज़ बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड फिर हमने सब्जेक्ट्स देखे 98, 59, 52, 245 आर्टिकल से 255 तक तुम्हारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, और 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, एंड 264 से 293 कह सकते हैं, या फिर 300-A, दैट इज़ इन पार्ट 12 फाइनेंशियल रिलेशंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब ये बताए थे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ये 1956 में बना था। उसी समय बन गया था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसी समय इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बन गया। देन रिवर बोर्ड्स एक्ट बना था 1956 सेम ईयर, एंड देन नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी 1987 में, नेशनल वाटर पॉलिसी 1987। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ से देखते हैं हम लोग आर्टिकल 245 क्या बोलता है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। 246 बोलता है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने बताए थे 98 सब्जेक्ट्स, 59 सब्जेक्ट्स एंड 52 सब्जेक्ट्स हैं, वो आर्टिकल 246 में आता है। देन 247 में पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, तो वो भी पार्लियामेंट की प्रेरोगेटिव है सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स बनाने की। 248 की बात करें तो रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द यूनियन टू मेक लॉज। देन 249 की बात करें तो ये जैसे पार्लियामेंट एंड स्पेशली राज्यसभा एंड दैट टू विद 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा कैन लेजिस्लेट in situations of national interest, and such law will remain effective for 1 year. So that is given in article 249. बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा ऐसा कर सकता है अंडर आर्टिकल 249, बट 2 पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, एक कि वो लेजिस्लेशन 2/3 मेजॉरिटी से पास किया होना चाहिए, और दूसरी चीज़ की उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। दैन आर्टिकल 250 की बात करें तो पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट्स इन द वेक ऑफ एमरजेंसी। पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट्स इन द वेक ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। दैन 251 की बात करें तो थ्रू द कोर्स ऑफ 249 और 250, थ्रू द कोर्स ऑफ 249 जैसे नेशनल इंटरेस्ट वाले में राज्यसभा का लेजिस्लेशन विद 2/3 मेजॉरिटी, एंड 250 यानी कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द वेक ऑफ एमरजेंसी। इन सिचुएशंस में इफ देर इज इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, द लॉज ऑफ द यूनियन शैल प्रिवेल। फिर 252 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन 2 or more स्टेट्स विद कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट्स ऑफ 2 or more स्टेट्स विद कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। 253 में लिखा है कि ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात आते ही आपको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी देखनी पड़ेगी। फिर 256 की बात करें तो ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ सेंटर टू गिव सर्टेन डायरेक्शंस टू स्टेट। नाउ executive power of the center to give certain directions to the states. अभी I will come back to that later. Let's go to 257. देखो, control over states in certain cases, protection of railways, waterways, highways, communication infrastructure by states. These are not coercive and do not lead to failure of constitutional machinery, ठीक है। मतलब ये states से अपेक्षा या expect किया जाता है कि they will ensure the protection of railways, waterways, highways and मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्रोटेक्शन करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। हालांकि ऐसे केसेस में जब नहीं करता है तो इट डजंट लीड टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और फिर एमरजेंसी लगा दे, ऐसा नहीं होता है। बट 257 जस्ट टॉक्स अबाउट दैट कंट्रोल ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। कंट्रोल ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस मतलब स्टेट्स नीड टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन 258 की बात करें तो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट सर्टेन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू द स्टेट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी first approved by the president, and only then the delegated executive functions can be carried out by the state. So that is given in 258. Then 262 की बात करें, so adjudication of disputes related to interstate waters. So adjudication of disputes related to interstate waters. And 263 तो जानते ही हो,
कि प्रेसिडेंट कैन, यहाँ पे द वर्ड प्रेसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 263। सबको पता है कि इंटर स्टेट वाटर काउंसिल होती है 263 में, बट उसको बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। तो प्रेसिडेंट टू फॉर्म इंटर स्टेट वाटर काउंसिल एंड सच ए काउंसिल वाज सेट अप इन 1990 में बनी थी, ठीक है। देन 265 इज़ दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। वेरी सिंपल, इस पे तो सवाल नहीं आना चाहिए। देन 266 और 267 वेरी इजी। कंसोलिडेटेड फंड है 266 और कंटिजेंसी फंड है 267। 269 ए बोलता है जीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और 279 ए बोलता है जीएसटी काउंसिल। और 268 क्या बोलता है? 268 क्या बोलता है? स्टैम्प ड्यूटीज लिवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड प्लस अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, ठीक है। ये 268 70 ये दो एक सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं। 268 और 70 को अलग से देखना। 268 बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है। सो स्टैम्प ड्यूटीज़ आर लिवाइड बाय यूनियन बट collected and appropriated by the state, collected as well as appropriated by the state, but it is levied by the union, so that is stamp duty. Then 270 की बात करें, so taxes on income other than agricultural income levied and collected by the union but distributed between union and states, so that is 270, ठीक है। taxes on income other than agricultural income that is levied and collected by the union but distributed between union and states, so that is 270. और 268 क्या था? stamp duties levied by union but collected and appropriated by the state। फिर 279A तो GST काउंसिल है। 269A GST फॉर द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स 269 है। और 267 कॉन्टिजेंसी है। 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। और 265 and no tax shall be levied except by the authority of law, so that is given in 265। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन बनाना हो तो इस पे बना सकते हैं, नो टैक्स शैल बी लिवाइड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा आर्टिकल होगा, ठीक है। तो 265 स्टेट्स दैट। देन 263 इंटर स्टेट वाटर काउंसिल जो कि प्रेसिडेंट बना सकता है एंड सच अ काउंसिल वाज सेट अप इन 1990। Then 262 is related to adjudication of disputes related to the interstate waters. Then 258 is with the consent of a state, president can delegate certain executive functions. तो 258 में बस दो वर्ड याद रखो, president and delegation, ठीक है। president as well as delegation, इससे अपना काम चल जाएगा। 257 है वही जो मिलता है control over certain areas, जैसे the state governments need to ensure protection of railways, waterways, highways, communication infrastructure but the failure to do so will not invite any sort of failure of constitutional machinery, ठीक है। फिर 256 है 256 is obligations of a state, executive power of center gives certain direction to states, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखो कि executive power of center to give certain directions to the states, मोटा मोटा, ठीक है। Don't mix 256 with the 257 because 257 is very specific and 256 is generic, ठीक है। 256 is related to generic executive directions given by union to the state, whereas 257 are very specific control by the union over states in certain cases। तो यहाँ तक हो गया। फिर 253 में मैंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट बताया, और अभी मैंने बताया कि दो वर्ड याद रखने हैं बस, प्रेसिडेंट और डेलीगेशन, सो दैट वाज 258, ठीक है। 257 की बात कर रहे थे, सो दैट वाज कंट्रोल इन सर्टेन केसेस, ठीक है। 256 की बात करें तो दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है यूनियन स्टेट्स को। फिर 253 की बात करें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया। 252 हो गया तो यूनियन विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स में लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 252 हो गया। दैन 251 में ये है कि 249 और 250 के एक्सरसाइज के दौरान अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है यूनियन दैट इज़ रिपग्नेंट विद द स्टेट लॉ, देन द यूनियन लॉ शैल प्रिवेल। 249 तक तो ठीक है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। 247 एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, ठीक है। देन यहाँ पे 275 है, दिस इज़ बेसिकली ग्रांट्स टू द स्टेट्स बाय यूनियन, राइट। देन 1983 में हमने बताया था सरकारिया कमीशन बना था, और इसमें शिव और एस आर सेन, ये दो नाम याद रखो, शिव रमन और एस आर सेन। शिव
शिवरमन और SR सेन, एंड ये 1988 में रिपोर्ट सबमिट कर दिए थे। इसके बाद पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑलरेडी नो दैट। पार्ट 11 इज relations between union and states. Part 12 is finance, property, contracts and suits, these sorts of relation between the union and the states. And part 13 is trade, commerce and intercourse within the territory of India. ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इन अदर फेडरल सेटअप्स लाइक USA द रेसिड्यूरी पावर्स आर गिवन टू द स्टेट्स, इस पॉइंट से हम अगले वीडियो में देखते हैं।